नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश खबर हटकर में। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों की भागदौड़ में कुछ ऐसी दिलचस्प, समाज को आईना दिखाने वाली और हम सबका मनोबल बढ़ाने वाली खबरें अक्सर छूट जाती हैं। इसलिए हम ये खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए अगले आधे घंटे तक लीक से हटकर कुछ ऐसी ही खबरें देखने के लिए। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। बिहार के पटवाटोली गांव में बच्चों ने लहराया सफलता का परचम। 45 बच्चे जेईई मेंस में हुए उत्तीर्ण, 38 ने एडवांस के लिए किया क्वालिफाई। विलेज ऑफ आईआईटियंस के नाम से मशहूर है गया जिले का ये गांव। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में द स्पेस ऑन व्हील प्रदर्शनी का आयोजन। 3 दिवसीय प्रदर्शनी में बच्चों और युवाओं को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों के बारे में दी गई महत्वपूर्ण जानकारी। भारत में प्रवासी पक्षियों ने खींचा पर्यटकों का ध्यान। महाराष्ट्र के भिगवण पक्षी अभयारण्य में साइबेरियाई पक्षियों को देखने के लिए बढ़ी सैलानियों की संख्या। संगम नगरी में भी मेहमान परिंदे बने आकर्षण का केंद्र। थाईलैंड में वाई क्रूमैथाई नृत्य का भव्य आयोजन। समारोह में 3660 मै थाई मुक्केबाजों ने एक साथ डांस कर बनाया विश्व रिकॉर्ड। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एक और सुपर हीरो फिल्म लाने को तैयार। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 का ट्रेलर लॉन्च 5 मई को अंग्रेजी के साथ तमिल, तेलुगु और हिंदी भाषा में सिनेमाघरों में होगी रिलीज। और वक्त है बदलती हुई तस्वीर देखने का। बिहार के गया जिले में एक ऐसा गांव भी है जहां पहुंचते ही आपको बुनाई करने की आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन ये गांव आईआईटियन की फैक्ट्री के नाम से मशहूर है। जानिए ऐसा क्या है इस गांव में, पेश है रिपोर्ट। बिहार के गया जिले में एक गांव ऐसा भी है जहां पहुंचते ही आपको बुनाई करने की आवाजें सुनाई देती हैं। लेकिन ये गांव आईआईटियन की फैक्ट्री के नाम से मशहूर है। इस गांव का नाम पटवाटोली है। यहाँ हर साल दर्जन भर से अधिक छात्रों का सिलेक्शन आईआईटी की परीक्षा में होता है। खास बात यह भी है कि यहाँ रहने वाले छात्रों की तैयारी निःशुल्क कराई जाती है। यहाँ के स्टूडेंट को तैयार करने का काम वृक्ष नाम की संस्था कर रही है। इस तरह गरीब तबके के छात्र यहाँ आकर आईआईटियन बनने का सपना साकार करते हैं। यहाँ का सिस्टम देखिए कुछ इस तरह है, जैसे जो सीनियर है वो जूनियर्स को पढ़ाते हैं और उसके बाद क्या होगा, जो वहाँ पर पढ़ चुके होंगे वो अपने जूनियर्स को पढ़ाते हैं और ऐसे ही सिलसिला चलते रहता है। और जो जैसे मान लीजिए कुछ सीनियर्स को नहीं आता है जो चीज़, वो सीनियर से जाकर कंसल्ट करते हैं, उसके बाद वो यहाँ पर अच्छे से बता देते हैं। विलेज ऑफ आईआईटियन के नाम से पूरे देश में मशहूर गया के पटवाटोली ने इस बार फिर सफलता का परचम लहराया है। यहाँ के 45 बच्चे जेईई मेंस में उत्तीर्ण हुए हैं, जिनमें से 38 ने एडवांस के लिए क्वालिफाई कर लिया है। शेष का परसेंटाइल भी 90 से ऊपर है। आईआईटी अभी मेंस हुआ, सिर्फ उसी को निकाले 98.76 परसेंटाइल आया। तो नोट्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस था। टीचर जो पढ़ाते थे हम लोग को उस नोट्स से ही बहुत सारा क्वेश्चन मिला था हम लोग को और उसी को बार बार रिपीट करते रहते। जेईई मेंस का एग्ज़ाम में मैं क्वालिफाई किया हूँ। कितना परसेंट आया? 92.83% आए। यहाँ पर मैक्सिमम फोकस मैंने अपने सेल्फ स्टडी पे दिया और जो सर हमें पढ़ाते थे उसी बात पे मैंने ज़्यादा फोकस किया। हमारे भैया लोग हमें बहुत अच्छे से गाइड करते हैं कि अब ये करना चाहिए, हमारे सीनियर लोग, और उनके बाद हमारे टीचर्स भी हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं। वृक्ष संस्था का लक्ष्य है कि किसी छात्र को गरीबी के कारण पढ़ाई न छोड़नी पड़े, इसलिए छात्रों को निःशुल्क कोचिंग दी जाती है ताकि उन बच्चों का सपना साकार करने में मदद की जा सके जो आईआईटियंस बनना चाहते हैं। यहाँ पे जो डिजिटल क्लास हम लोगों ने बनवाया है और लाइब्रेरी मॉडल पे हम लोग यहाँ पे काम करते हैं।
और जो भी टीचर बाहर के अच्छे जो फैकल्टी होते हैं वो ऑनलाइन क्लास लेते हैं। फिर सीनियर जो भी यहाँ पे जो पास आउट होकर के जाते हैं वो गाइडेंस देते हैं। बाकी जो वरिष्ठ टीम है यहाँ पे पूरा मैनेजमेंट करता है कि किस तरह से मतलब बच्चे को पढ़ाई में क्या दिक्कत होती है और आखिरकार बच्चे का मेहनत ही रंग लाता है। मालूम हो कि बिहार का मैनचेस्टर कहे जाने वाले पटवा टोली मोहल्ले में बड़े पैमाने पर कपड़ा बुनाई का काम होता है। अपने पुश्तैनी धंधे से जुड़े रहने के बाद भी यहाँ के बच्चे शिक्षा के प्रति काफी जागरूक हैं। वर्ष 1995 से जो सिलसिला शुरू हुआ वो अभी तक जारी है। पटवा टोली मोहल्ले में वृक्ष विद द चेन स्वयंसेवी संस्था के द्वारा निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की गई है, जिसमें सैकड़ों बच्चे अनवरत तैयारी में लगे रहते हैं। इससे जुड़कर यहाँ के बच्चे सफलता पा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब बात करते हैं ज्ञान और विज्ञान की, जिनका हमसे गहरा रिश्ता है। ओडिशा के भुवनेश्वर में 3 दिवसीय प्रदर्शनी द स्पेस ऑन व्हील का आयोजन किया गया, जिसको संयुक्त रूप से इसरो, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष प्रदर्शनी और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित किया गया। द स्पेस ऑन व्हील का मकसद भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों के बारे में बच्चों और जनता के बीच जागरूकता फैलाने में मदद करना है। अंतरिक्ष दिलचस्प विषयों में से एक है, जिसके बारे में बच्चे अधिक जानना चाहते हैं। जब हम अंतरिक्ष मिशन या अंतरिक्ष यात्रियों के अंतरिक्ष में जाने से संबंधित खबर सुनते हैं, तो हम इसके बारे में शोध करने के लिए उत्सुकता और रुचि पैदा करते हैं। इसी कड़ी में देश भर में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो एक अनूठा कार्यक्रम स्पेस ऑन व्हील्स का आयोजन कर रहा है। ओडिशा के भुवनेश्वर में 12 फरवरी से 14 फरवरी तक आयोजित 3 दिवसीय प्रदर्शनी द स्पेस ऑन व्हील में अलग अलग लॉन्च वाहनों के विभिन्न प्रदर्शनों के साथ साथ अलग अलग सैटेलाइट के बारे में दिखाया गया है, जिसमें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में बच्चों और जनता के बीच जागरूकता पैदा करने का प्रयास किया गया। एग्जीबिशन में हमने देखा कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉकेट्स जो सब यूज़ होते हैं, जैसे और बहुत सारे सैटेलाइट्स भी है, जैसे चंद्रयान 2 और जैसे और सब देशों में PSLV रॉकेट्स यूज़ होते हैं और हमारे इंडिया में GSLV रॉकेट्स यूज़ होते हैं। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स भी है, सर्कुलर ऑर्बिट और एलिप्टिकल ऑर्बिट, जो सब डिफरेंट सैटेलाइट्स उन डिफरेंट ऑर्बिट्स पे बेस्ड होकर चलते हैं। और जो सब रॉकेट्स होते हैं वो जैसे जाते हैं और फिर जो कुछ पार्ट अलग हो जाते हैं और कुछ पार्ट स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाते हैं। जो भी चीज़ें हमने बुक्स में पढ़ी थी सब कुछ वो अभी प्रैक्टिकली देखने को मिल रहा है। हमने बहुत लोगों से भी मिला, बहुत अच्छा लगा सब कुछ देख के। द स्पेस ऑन व्हील प्रदर्शनी में इसरो द्वारा संचालित मिशनों और अंतरिक्ष यात्रा के बारे में जानकारी दी गई। चंद्रयान 1 मिशन, मंगलयान मिशन और अंतरिक्ष में लॉन्च किए गए विभिन्न अन्य उपग्रहों और इसरो की समग्र अंतरिक्ष यात्रा को प्रदर्शित किया गया। This is basically an attempt to popularize space technology and India's achievements in space technology and bringing it to the school children because they are the most excited lot to know about the space technology. गौर करने वाली बात है कि प्रदर्शनी में चंद्रयान और मंगलयान मिशन को अंजाम देने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मिशन के बारे में जानकारी और इस मिशन को अंजाम देने के दौरान आने वाली चुनौतियों को भी दिखाया गया। खासकर युवाओं से स्पेस ऑन व्हील को बहुत सहज प्रतिक्रिया मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और पर्यावरण और प्रकृति की दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, आइए जानते हैं। भारत में इन दिनों प्रवासी पक्षी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। बीते कुछ वर्षों में देश में मेहमान परिंदों के आने का सिलसिला तेज हुआ है। सैलानी भी इन पक्षियों को देखने के लिए दूर दूर से आने लगे हैं। महाराष्ट्र के विगबर्न पक्षी अभ्यारण्य में भी इन दिनों प्रवासी पक्षियों को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। इसी तरह संगम नगरी प्रयागराज में भी ये पक्षी खूबसूरत नजारा पेश करते हैं। झीलों का शांत पानी, उसमें तैरते और आसपास झूमते परिंदे और उनको करीब से देखने के लिए कश्तियों पर आए सैलानी,
ये नज़ारा है महाराष्ट्र के भिगवण पक्षी अभयारण्य का। ये सैलानी यहाँ हजारों किलोमीटर दूर से यात्रा करके आए प्रवासी पक्षियों को देखने के लिए आए हैं। यहाँ झूम रहे ये पक्षी रूस के बेहद ठंडे इलाके साइबेरिया से आए हैं। इनमें फ्लेमिंगो, बतखें, सारस जैसे खूबसूरत पक्षी शामिल हैं। पारंपरिक तौर पर भिगवण पक्षियों की सैकड़ों प्रजातियों का घर रहा है, लेकिन यहाँ सारस का दिखना वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट के लिए एक चौंकाने वाली खबर रही है। एक्सपीरियंस हमेशा अच्छा ही रहता है यहाँ पे। सो बेसिकली हर तरफ के यहाँ पे अपने को बर्ड्स मिलते हैं देखने के लिए। सो मोस्ट पहला अट्रैक्शन यहाँ पे फ्लेमिंगो है, राइट। सो आई थिंक वो सर्बिया से वगैरह वहाँ से आते हैं, तो इट इज़ ग्रेट एक्सपीरियंस। नवंबर की शुरुआत होते ही बेहद ठंडे देशों से पक्षी भारत आना शुरू हो जाते हैं। हर साल ये पक्षी रूस के साइबेरिया जैसी जगहों से चलकर मध्य एशिया और अफगानिस्तान के जरिए यात्रा करते हुए भारत के कई इलाकों में पहुंचते हैं। इस दौरान भारत में अलग अलग जगहों पर इन खूबसूरत मेहमानों को देखने के लिए लोग पहुंचते हैं। वहीं कुछ लोग इन परिंदों की सेवा करने के लिए दाना डालने भी पहुंचते हैं। फिर बसंत के मौसम में ये पक्षी वापस साइबेरिया लौट जाते हैं। अलग अलग वैरायटी के बर्ड्स बहुत आते हैं, जो बारटेल गॉडविट अलास्का कंट्री से माइग्रेशन करता है, बार हेडेड गोस हिमालय से माइग्रेशन करता है, रुडिशल डक, चक्रवाक ब्राह्मणी बतख बोलते हैं उसको, नॉर्दर्न शाउलर, ऑस्प्रे, ग्रेटर स्पॉटेड ईगल, वेस्टर्न मार्च हेरियर और एनी मोर बर्ड्स से अलग अलग वैरायटी के बहुत बर्ड्स है। ब्लैक विंग स्टील शेकाट्या जो पेंटेड स्टॉर्क रहता है, उसका पीछे टेल में बहुत बढ़िया कलर रहता है। वो फैमिली फोटोग्राफर देखने को अच्छा लगता है उनको। ये प्रवासी पक्षी संगम के शहर प्रयागराज पहुंचकर वहां भी वातावरण को अपनी खूबसूरती से सराबोर कर देते हैं। कल कल बहते पानी पर उड़ रहे परिंदे प्रयागराज में खूबसूरत नजारा पेश करते हैं। यहाँ भी लोग इन प्रवासी पक्षियों का अच्छे से दीदार करने के लिए कश्तियों में बैठकर इनके नजदीक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। Invest once and enjoy guaranteed maturity with life cover with LIC's Dhan Varsha, a single premium plan for your family's security and prosperity. और अब 7 समुद्र पार की दुनिया। थाईलैंड में मई थाई दिवस पर आयोजित समारोह में अद्भुत नजारा देखने को मिला। इस समारोह में 3660 मई थाई मुक्केबाजों ने एक साथ डांस करके न केवल सभी का ध्यान आकर्षित किया, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े वाइक्रू मई थाई डांस का रिकॉर्ड भी बना डाला। डांस के इस कार्यक्रम को देखने के लिए बड़े लोगों ने भी बड़ी संख्या में समारोह में हिस्सा लिया। ये नजारा है थाईलैंड में मई थाई दिवस पर परशुआब खीरी खान इलाके में सामूहिक मई थाई समारोह का। इस समारोह में 3660 मुक्केबाजों ने भाग लेकर इसे दुनिया का सबसे बड़ा मई थाई समारोह बना दिया। इसके साथ ही सबसे बड़े मई थाई समारोह का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी टूट गया, जिसमें 250 मई थाई मुक्केबाज शामिल हुए थे। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इसे सबसे बड़ा वाइक्रू मई थाई डांस करार दिया है। हमने सबसे बड़ा वाइक्रू मई थाई डांस करार दिया है। इससे पहले 250 का रिकॉर्ड था। इसमें फाइनली 3660 लोग शामिल हैं। बधाई हो। 3660. Congratulations, you're officially amazing. मई थाई थाईलैंड का एक कठिन मार्शल आर्ट है, जिसमें विभिन्न क्लिंचिंग तकनीकों से खड़े होकर प्रहार किए जाते हैं।
ये किक बॉक्सिंग की भारतीय चीनी शैलियों के समान है। इस सामूहिक मय थाई समारोह में अन्य देशों के मुक्केबाज भी शामिल हुए और मय थाई का शानदार प्रदर्शन किया। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है और आश्चर्यजनक भी लग रहा है। इस गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में चेक गणराज्य का प्रतिनिधित्व करना अच्छा लगा। दुनिया के इस सबसे बड़े वाइक्रू मय थाई डांस का नेतृत्व थाईलैंड के पेशेवर मार्शल कलाकार सोमबत बंचामेक ने किया। मय थाई मार्शल आर्ट के इस अद्भुत समारोह में बड़ी संख्या में पर्यटकों ने भाग लिया। ये शो बहुत ही अच्छा था। सभी कलाकारों का एक साथ प्रदर्शन करना भी बहुत अच्छा लगा। सभी कुछ बड़ा अद्भुत था। मय थाई मार्शल आर्ट को 8 अंगों की कला के रूप में जाना जाता है, क्योंकि मुक्केबाजों को पैरों, घुटनों, कोहनी और मुट्ठी के संयोजन से विरोधियों पर प्रहार करने की अनुमति होती है। बॉक्सिंग का ये प्रकार लगभग 1000 वर्ष से अधिक पुराना है। हालांकि 400 साल पहले थाईलैंड की पूर्व राजधानी अयुथ्याना में इसके पाए जाने के प्रमाण मिलते हैं। थाईलैंड में मय थाई का विकास प्राचीन बॉक्सिंग मय बोरान से हुआ। ये बिना हथियारों के मुक्केबाजी का एक प्रकार है जिसका उपयोग संभवतः सियामीज सैनिकों के द्वारा तब किया जाता था जब वे युद्ध में अपने हथियार खोकर निहत्थे रह जाते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब आपको लिए चलते हैं हैशटैग की दुनिया में। सोशल मीडिया पर एक बच्चे का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक पिता घर में अपने एक छोटे से बच्चे को लेकर खड़े हैं। वो बच्चे के सामने एस्परागस नाम की एक सब्जी को मरोड़ कर तोड़ रहे हैं और वो टूटने की आवाज सुनकर ही बच्चा जोर जोर से हंसने लग जाता है। फिर वो पिता और सब्जियां इसी तरह मरोड़ मरोड़ कर तोड़ रहे हैं और बच्चा लगातार उसी तरह जोर से हंस रहा है। सोशल मीडिया में देखने वाले लोगों को यह वीडियो बेहद पसंद आ रहा है। ट्विटर पर इस वीडियो को 2.5 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। तो ये बच्चों की विचित्र दुनिया है जिसे हम, आप या बड़े नहीं समझ सकते हैं। और आइए खेल खेल में क्या कुछ है अलग देखते हैं। आईसीसी ने जनवरी 2023 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ की घोषणा कर दी है। भारत के नए स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। उन्होंने भारत के ही तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और न्यूजीलैंड के डेवोन कॉनवे को पीछे छोड़ते हुए यह खिताब अपने नाम किया है। आईसीसी ने जनवरी 2023 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ की घोषणा कर दी है। भारत के नए स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। शुभमन गिल को वनडे फॉर्मेट में लगातार अच्छी पारियां खेलने का इनाम मिला है, जिसमें उन्होंने सीमित ओवरों के क्रिकेट में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया। गिल ने न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉनवे और हमवतन मोहम्मद सिराज को पछाड़कर महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता। इसके साथ ही वे अक्टूबर 2022 में विराट कोहली के बाद ये पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय भी बने। 23 साल के गिल का जनवरी में शानदार खेल देखने को मिला। उन्होंने पिछले महीने 100 से भी अधिक के 3 स्कोर बनाए और इस दौरान 567 रन जोड़े। गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ हैदराबाद में सीरीज के पहले मैच में दोहरा शतक जड़ा। उन्होंने इस मुकाबले में सिर्फ 149 गेंद में 28 बाउंड्री की मदद से 208 रन बनाए और इस दौरान वनडे फॉर्मेट में दोहरा शतक जड़ने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बने।
इसके बाद उन्होंने अगली 2 पारियों में नाबाद 40 और 112 रन बनाए। गिल ने इसके अलावा श्रीलंका के खिलाफ 116 और न्यूजीलैंड के खिलाफ अंतिम वनडे में 112 रन की पारी भी खेली। शुभमन गिल के अब तक के करियर पर नजर डालें तो वे टीम इंडिया के लिए 13 टेस्ट, 21 वनडे और 6 T20 मैच खेल चुके हैं। टेस्ट में शुभमन गिल ने 736 रन बनाए हैं, जबकि वनडे में उन्होंने 1254 रन और T20 में 202 रन बनाए हैं। वहीं आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ के खिताब के लिए इंग्लैंड की ग्रेस स्टीवेंस को चुना गया है। पहली बार आयोजित आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करने के बाद स्टीवेंस आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड पाने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से शानदार खेल का प्रदर्शन किया था। उनके हरफन वाला खेल के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुना गया था। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और अब वक्त है बाइस्कोप की बातों का। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स अपनी एक और सुपर हीरो फिल्म लाने की तैयारी में है। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 बहुत जल्द सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है, जिसका ट्रेलर लॉन्च हो चुका है। इस साल हॉलीवुड की कई लोकप्रिय फिल्मों के सीक्वल रिलीज होने वाले हैं, जिनमें मार्वल स्टूडियोज की फिल्में भी शामिल हैं। इसी क्रम में गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 3 रिलीज होने वाली है, जिसका ट्रेलर जारी हो चुका है। फिल्म का ट्रेलर अंग्रेजी के साथ हिंदी में जारी किया गया है। ये मार्वल स्टूडियो के लिए जेम्स गुन द्वारा निर्देशित इस फ्रेंचाइजी की आखिरी फिल्म है। तुम तैयार हो आखिरी सफर के लिए? फिल्म में क्रिस प्रैट, जोए सल्डाना, डेव बतिस्ता, कैरन गिलन, पोम क्लेमेंटिफ ने प्रमुख किरदार निभाए हैं, जबकि विन डीजल ग्रूट की आवाज बने हैं। वहीं रॉकेट को ब्रैडले कपूर ने आवाज दी है। डायरेक्टर जेम्स गुन ने निर्देशन के साथ इस फिल्म का स्क्रीन प्ले भी लिखा है। गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 3 5 मई को अंग्रेजी के साथ तमिल, तेलुगु और हिंदी भाषा में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। जारी किए गए ट्रेलर में एक बार फिर गैलेक्सी के रक्षक बनकर पीटर क्विल की पूरी टीम लौटी है, जो सबको बचाने के लिए लड़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन उनकी टीम में गमोरा की कमी खल रही है और उन्हें पीटर भी काफी मिस कर रहे हैं। नए अवतार में टोटल चुड़ैल। चुप बैठ। तुमने कुछ जरूरी डिटेल्स मिस कर दी हैं, पर शॉर्ट में स्टोरी यही है। फिल्म गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 3 2014 में आई गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी और 2017 में आई गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 2 का सीक्वल है। साथ ही मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 32वीं फिल्म है। ये मार्वल के फेज 5 के तहत रिलीज होने वाली फिल्मों का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब बात करते हैं परंपरा और विरासत की। महाशिवरात्रि का त्योहार आने ही वाला है। भगवान शिव के भक्त इस दिन का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। 18 फरवरी को महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। महाशिवरात्रि पर स्पेशल स्टोरी लेकर आए हैं। यहाँ हम आपको भगवान शिव के सबसे पवित्र धाम की बात कर रहे हैं। भारत में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित रामनाथ स्वामी मंदिर है। इसका जिक्र रामायण में है। शिव का ये पवित्र धाम हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के शंख जैसे द्वीप पर स्थित है, जहां लोग एक पुल के जरिए पहुंचते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना रामायण काल में की गई थी। इसे माता सीता ने बनवाया था। वहीं भगवान राम ने इसकी पूजा की थी। आखिर में यह स्थान इतना पवित्र क्यों है, ये भी हम आपको बताते हैं। कहते हैं कि रामायण काल में भगवान राम ने लंका पर विजय की कामना से यहाँ बालू का शिवलिंग बनाकर शिव की पूजा की थी। तमिलनाडु में मौजूद रामेश्वरम शहर के रामनाथ स्वामी मंदिर पर प्रत्येक वर्ष 12 दिनों का जश्न मनाया जाता है। ये कार्यक्रम महाशिवरात्रि के अवसर पर आयोजित होता है। इस दौरान पहले दिन इस कार्यक्रम में काफी संख्या में शिव भक्त भक्ति में लीन दिखते हैं।
और खबर हटकर के आज के इस अंक में बस इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।